नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीतियां और आर्थिक समीक्षा 21-22 के सापेक्ष कुछ आंकड़े। इससे पहले औद्योगिक राजस्थान में उद्योग जो है उनकी वीडियो हम डाल चुके हैं और 3 वीडियो आ चुकी है। चौथी वीडियो है राजस्थान के उद्योगों से संबंधित, और वो जो तीनों वीडियो है वो कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अवेलेबल करवा दी गई है टेलीग्राम चैनल पर। वो अगर आपको देखनी है तो वो मिल सकती है, और साथ ही साथ ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास हम 21-22 के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करें। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किस किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो चाहे भले ही आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दें, चाहे 2nd ग्रेड का दें, या फिर वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का मेंस दें, और चाहे 1st ग्रेड का दें, ये सभी के लिए उपयोगी है क्योंकि ये करंट के आंकड़े हैं। तो इनको ज़रूर एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में औद्योगिक विकास और सकल राज्य मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान, यानी कि कौन सी क्षेत्र का कितना योगदान है। सबसे पहले स्थिर कीमतों पर, जब भी स्थिर कीमतों पर कोई भी आंकड़े पूछे जाते हैं तो उसका आधार वर्ष हमेशा 11-12 रहता है। अभी 11-12 इसको आधार वर्ष मान करके सारे आंकड़े जो एकत्रित किए गए थे। तो सेवा क्षेत्र जो है उसका योगदान है 42.40%। कृषि क्षेत्र का योगदान है 29.45%। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 28.15%। स्थिर कीमतों के बाद अब बात करें प्रचलित कीमतों पर, यानी कि करंट प्राइस जो है वो कितनी है। तो करंट प्राइस की अगर हम बात कर लें तो करंट प्राइस में देखो, सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.43%, कृषि क्षेत्र का है 29.77%, उद्योग क्षेत्र का है 24.15%। यानी कि यूं कह सकते हैं कि उद्योग क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते औद्योगिक क्षेत्र जो है मोस्टली बंद रहे थे, तो इनका जो काफ़ी प्रभाव यहाँ पे पड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो काफ़ी घट गया है। देखिए, और कोविड-19 के कारण उद्योग क्षेत्रों में कथित कमी तथा कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र 24.80% में, यानी कि इस उद्योग क्षेत्र में से भी विनिर्माण क्षेत्र का 9.31% सर्वाधिक योगदान है और खनन क्षेत्र का 4.15% योगदान है। बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो सूचकांक है ये हर माह जारी किया जाता है। आधार वर्ष 2011-12 ही माना जाता है। कौन जारी करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसको जारी करता है। इसके बाद बात करें ये सूचकांक जारी करने के आधार क्या रखे जाते हैं, तो इसके 3 आधार रखे जाते हैं। एक तो विनिर्माण, खनन और बिजली। राजस्थान में IIP की ग्रोथ किस प्रकार से है, 2016-17 से 18-19 तक तो IIP की रेट बढ़ी है, जबकि 19-20 और 20-21 में ये घटी है। भारत में 8 मुख्य उद्योगों के रूप में 8 मुख्य उद्योग हैं। भारांश के आधार पर घटते क्रम में इनको लिखा गया है। सबसे पहले रिफाइनरी उद्योग उत्पाद, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, उसके बाद कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। रिफाइनरी उद्योग सबसे पहला है रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा बिजली और तीसरा स्टील। ये 3 तो मुख्य हैं। उसके बाद कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। भारत में IIP में 407 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये जो 8 इंडस्ट्री बताई थी, जो कोर इंडस्ट्री ऊपर बताई है, अभी 8, इनका IIP में जो भारांश है वो 40.27% है। देखिए, सबसे पहले बताया था अच्छा, यहाँ पे खनन की बात करें तो खनन का है 14.37%, विनिर्माण का है 17.63% सर्वाधिक, विद्युत का है 7.99% और टोटल हो गया 100%। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष वही आधार वर्ष 11-12। यहाँ पर टोटल वस्तुएं 156 शामिल की गई हैं।
यहाँ पर टोटल वस्तुएं 405 शामिल की गई थी। 405। भारत में 405 आईआईपी। भारत की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में टोटल 407 वस्तुएं शामिल की गई थी और राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 156 वस्तुएं शामिल की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां। सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए क्या होती है सूक्ष्म इकाइयां। सूक्ष्म इकाइयां जिसमें निवेश 1 करोड़ से कम का होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम का होता है। लघु इकाइयां वो होती है जिनमें 10 करोड़ से कम का निवेश होता है और 50 करोड़ से कम टर्नओवर होता है। मध्यम इकाइयां 50 करोड़ से कम का यानी इनके बीच का 10 से और 50 करोड़ के बीच का जो टर्नओवर निवेश होता है और मतलब हर एक में 5 गुना ज़्यादा टर्नओवर है तो इसका 5 गुना करेंगे तो 250 करोड़ टर्नओवर तक, 50 से 250 तक। उद्योग आधार मेमोरेंडम MSME का ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु 18 सितंबर 2015 से शुरू हुआ। 1 जुलाई 2020 से UAM उद्योग आधारित मेमोरेंडम पोर्टल के स्थान पर URP शुरू किया गया। URP का मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यम पंजीकरण पोर्टल। MSMI को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार के प्रयास। URP के द्वारा MSME का पंजीकरण। दूसरा राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। इसका उद्देश्य है MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहन देना। 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई। राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत कब की गई तो 12 जून 2019 को। इंटेंट की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने का नोडल एजेंसी MSME को पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 साल तक MSME को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन तथा निरीक्षण से छूट दी जाती है। तीसरा है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये 13 दिसंबर 2019 से शुरू। MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 13 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी और लगभग 10 करोड़ रुपए तक का ऋण देती है। 25 करोड़ रुपए तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी सरकार देती है। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% सब्सिडी सरकार देगी और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी सरकार देती है। ठीक है। उसके बाद सुविधा केंद्र का निर्माण MICF, MSME इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कि MSME निवेश सुविधा केंद्र। 3 सुविधा केंद्र है। कहाँ कहाँ पे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इन तीनों जगह MIFC की स्थापना की गई और अन्य सुविधा परिषदें जो है वो 9 है। निर्यात की बात करें तो निर्यात में राजस्थान द्वारा निर्यात 16 उत्पादों का निर्यात किया जाता है टोटल, और राज्य के निर्यात में 50% से अधिक योगदान देने वाली 5 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में निर्यात किया जाता है वो किया जाता है इंजीनियरिंग गुड का, इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल, तीसरे नंबर पर हैंडीक्राफ्ट, चौथे नंबर पर जेम्स एंड ज्वेलरी और 5वें नंबर पर आती हैं
मेटल, धातुएं। तो सर्वाधिक निर्यात 16 वस्तुओं का होता है राजस्थान में, जिसमें से इन 5 वस्तुओं से 50% तक निर्यात हो जाता है। पहले नंबर पर इंजीनियरिंग गुड्स, दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल, वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी और मेटल। कुल निर्यात की बात करें तो 49,946.10 करोड़ का निर्यात हो जाता है। और ये निर्यात है जो लगातार 4 वर्षों से बढ़ता रहा है, परंतु पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण इसका निर्यात घटा है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रमुख बात ये है कि यहाँ पे अगर हम टेक्सटाइल इसकी हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट का जो निर्यात है वो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, इसमें कमी नहीं हुई है। एक दो दिन पहले भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी कि जोधपुर से जो एक्सपोर्ट होता है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, कोविड के कारण भी उसके अंदर वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखना है कि एक चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, वो है हैंडीक्राफ्ट। भारत में राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु किए गए कुछ कार्य। सबसे पहला राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार। तो राजस्थान औद्योगिक नीति 1994 में घोषणा की गई थी इसकी, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार की। 16 श्रेणियों में 33 उत्कृष्ट निर्यातकों को ये पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष एक नियोक्तक को लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार की शुरुआत जो है वो मतलब घोषणा हो गई थी इसकी औद्योगिक नीति 1994 में ही। 16 श्रेणियों के 33 उत्कृष्ट निवेशकों को ये निर्यातकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और एक नियोक्तक जो होता है, हर साल एक नियोक्तक को लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। दूसरी चीज़ है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ये तो राज्य स्तरीय था, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार था। दूसरा है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया 8 नवंबर 2019 को। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद REPC 8 नवंबर 2019 को इसका गठन किया गया। तीसरा है राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद, यहाँ पे केवल राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद था, यहाँ पे राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद है। REPC की जगह REPCC। 25 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया। चौथे नंबर का है निर्यात संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए। तो एक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किए गए और 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इसका क्रियान्वयन की अवधि 21 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स EODB विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स। और इसके आधार पर DPIIT वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जारी किए जाते हैं। यानी कि जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, सबसे पहली बात तो ये जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। और फिर इसी इंडेक्स के आधार पर जो राज्य हैं उनके बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान किए जाते हैं। BRAP के तहत DPIIT और विश्व बैंक द्वारा मिलकर राज्यों के लिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकाली जाती है। और पहली बार 2015 में ये रैंकिंग निकाली गई और 2019 में चौथे संस्करण में राजस्थान को 8वीं रैंक मिली। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2019 में राजस्थान को कौन सी रैंकिंग मिली, तो 2019 में 8वीं रैंकिंग मिली। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना और चौथे पर राजस्थान रहा। राजस्थान में उद्योग विभाग 36 जिला उद्योग केंद्र है, 8 उपकेंद्र हैं और 3 MSME निवेश सुविधा केंद्र हैं जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। इसके अलावा है विवाद निर्माण तंत्र समिति। राज्य स्तर पर इसके चेयरमैन होता है मुख्य सचिव, जिला स्तर पर अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। 9 सुविधा परिषदों का गठन किया गया विलंबित भुगतान के मामलों में निराकरण के लिए। 2 तो राज्य स्तर पर और 7 है वो संभाग स्तर पर। अब है राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। अभी तक राजस्थान में 7 औद्योगिक नीतियाँ जारी की जा चुकी हैं। सबसे पहली जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी वो 24 जून
1978 को मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। पहली उद्योग नीति थी 24 जून 1978, भैरव सिंह शेखावत इसके मुख्यमंत्री थे। दूसरी जो नीति थी औद्योगिक नीति वो 1991 को 13 साल बाद उस समय भी भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तीसरी औद्योगिक नीति 3 साल बाद, यहाँ भी भैरव सिंह शेखावत थे। और चौथी औद्योगिक नीति 1998, ये 4 साल बाद, यहाँ भी भैरव सिंह शेखावत थे। तो पहली नीति 78 के बाद 13 साल बाद, फिर 3 साल बाद और फिर 4 साल बाद, ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद 12 साल बाद पांचवी औद्योगिक नीति 2010, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। छठी औद्योगिक नीति 5 साल बाद वसुंधरा राजे, और सातवीं औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। 2019 में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जारी की गई 1 जुलाई 2019 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को हुई है। 17 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि उद्योगों को कर में छूट देना, अर्थात राजस्थान में नई इंडस्ट्री को 7 साल तक SGST में 100% की छूट प्रदान की जाए। राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए उद्योगों को कर से मुक्त करने की एक योजना थी, जिसमें 7 साल तक उसको GST में छूट दी जाएगी, 100% तक GST में छूट। इसके अलावा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR राजस्थान, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत ऐसी कंपनी जिसका वार्षिक शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या कुल नेट वर्थ 50 करोड़ अर्थात टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, अपने पिछले 3 वर्ष के कुल लाभ के औसत का 2% CSR गतिविधियों में खर्च करेगी। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगी। ये कंपनी एक्ट 2013 में कहा, और क्या कहा कि भाई जिस कंपनी का शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए हो, या यूं कहे कि 50 कुल नेट वर्थ जो है वो 50 करोड़ हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, तो वो जो उसका पिछले 3 साल का जो लाभ है उस औसत लाभ का टोटल 2% कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर वो खर्च करेगी। इसके अलावा राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन से संबंधित गठन, पहला है निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो, स्थापना 1991 में। इसका उद्देश्य था बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन करना, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव होता है। ये घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं। BIP केवल बड़े निवेशक प्रस्तावों पर कार्य करती है। 2020 में इसके तहत 5 प्रोजेक्टों में 47,409 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम BIP द्वारा ही शुरू किया गया। 15 विभागों की 105 सेवाएं एक स्थान पर प्रदान की जा रही है यहाँ पे सिंगल विंडो से। इसका उद्देश्य भी बड़े उद्योगों को ही प्रोत्साहन देना है, और बड़े उद्योगों को समयबद्ध तरीके से लाइसेंस, अनुमति और अनुमोदन दिलाना है। तो ये भी उन्हीं की हेल्प बड़े उद्योगों के लिए ही है। वन स्टॉप शॉप सिस्टम 16 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी की गई। निवेश बोर्ड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। 10 करोड़ से अधिक का निवेश होने पर 14 विभागों की 98 सेवाएं एक स्थान पर प्रदान की जा रही है। एक है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड RICO, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये औद्योगिक विकास की एक शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात हुई थी। इसका कार्य तीव्र औद्योगिक विकास करना, लघु और मध्यम ऋण और तकनीकी सलाह, मर्चेंट बैंकिंग का कार्य, यानी कि कुल मिलाकर के उद्योगों को बढ़ाने हेतु उनको ऋण उपलब्ध करवाना। RICO द्वारा निम्नलिखित विकास किए गए।
कहाँ कहाँ पर क्या क्या रिको द्वारा कार्य किए गए उनकी बात हो रही है यहाँ पे। चार औद्योगिक पार्क, चार एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए। एक तो बोरानाड़ा जोधपुर में, कोटा जयपुर में, अलवर सॉरी क्या बोल रही मैं, चार एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित किए गए। बोरानाड़ा जोधपुर, दूसरा कोटा में, तीसरा अलवर में और चौथा गंगानगर में। बोरानाड़ा जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। तो देखिए इसकी ट्रिक है, बीए पढ़ी जोधपुर की छोरी, अलवर के लड़के को सुंदर लगी। ठीक है, बी से बोरानाड़ा पढ़ी जोधपुर, जोधपुर से जोधपुर, बोरानाड़ा जोधपुर में है, जोधपुर की छोरी। क से कोटा, अलवर से अलवर को सुंदर लगी, सुंदर से आ गया श्री गंगानगर। तो ये चार एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र टिमरी जोधपुर में, टिमरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र टिमरी जोधपुर। जापानी जोन, जापानी पार्क नीमराणा अलवर में 45 इकाइयां कार्यरत हैं इसकी। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की बात करें तो रिको द्वारा राजस्थान में 2 सेज संचालित हैं। एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी का सीतापुरा जयपुर में और दूसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में। दोनों ही जयपुर में है। 2 सेज है। विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी और दूसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, दोनों ही जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा में और उसके अलावा पंचपदरा एकीकृत औद्योगिक केंद्र और अलवर में कौशल केंद्र। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम राजसिको, इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई और ये जो इकाई है राजसिको, ये लघु इकाइयों के लिए कार्य करती है। उनको कच्चा माल, तकनीकी सहायता, उद्यमियों से प्रशिक्षण, वस्तुओं का विपणन आदि की सुविधा प्रदान करती है। ये इसकी बात भी पहले हो चुकी है। प्रदर्शनी, सेमिनार और व्यापार मेलों का आयोजन राजसिको द्वारा किया जाता है। हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए राजसिको जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोटा में राजस्थली नामक विपणन केंद्र चलाती है। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थली क्या है। तो राजस्थली है जो लघु उद्योगों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को बेचने के लिए एक केंद्र, विपणन केंद्र यानी कि एक केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर आयात निर्यात के लिए राजसिको द्वारा जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी में शुष्क बंदरगाह यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए गए हैं। कौन कौन सी जगह पर? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। जैजो भीबी, जैजो भीबी, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, जैजो भीबी याद रखना। हवाई मार्ग से आयात निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर पर यानी कि सांगानेर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके अलावा है राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। इसका उद्देश्य है नए उद्योग स्थापित करना और पुराने वालों का विस्तार करना और 20 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इस योजना की शुरुआत 2013-14 में की गई। युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। जो ऋण ले रहा है उसकी उम्र कम से 45 वर्ष से कम होनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% का अनुदान दिया जा रहा है। 6% ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने 1000 औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, इसका उद्देश्य है नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, चाहे वो रेल और सड़क मार्ग के द्वारा। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो, उसमें 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, दिल्ली, हरियाणा,
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और दिल्ली इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक, मुंबई तक चलेगी, महाराष्ट्र तक। तो बीच में कौन कौन से पढ़ रहे हैं, इधर से शुरू करते हैं अगर दिल्ली से, तो उसके बाद देखिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान होते हुए फिर गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। शुरुआत दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के बीच रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दादरी यूपी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के बीच रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट का विकास जापान की सहायता से किया जा रहा है। कुल लागत जो है वो $90 बिलियन के आसपास है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 559 किलोमीटर है, जो टोटल लंबाई का लगभग 39% के आसपास है। डीएमआईसी प्रोजेक्ट राजस्थान के 22 जिलों तथा 60% क्षेत्र को प्रभावित करता है। यानी कि राजस्थान में काफी बड़े क्षेत्र में से ये होकर के गुजर रहा है, जिसमें टोटल 22 जिलों से और 60% क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ जा रहा है ये रेल मार्ग। इसके तहत राजस्थान में 5 नोड बनाए जा रहे हैं। जो पहला चरण है उस पहले चरण में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र शामिल किया जाएगा और जोधपुर, पाली, मारवाड़ उद्योग क्षेत्र। दूसरे चरण में अजमेर, किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र और राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा विकास निवेश क्षेत्र की बात करें तो 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा और अलवर के 42 गांव इसके अंदर से शामिल किए जाएंगे। पहले चरण में ही जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 154 वर्ग किलोमीटर और 9 गांव शामिल हैं। 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया। विशेष निवेश क्षेत्र, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन घोषित किया गया 12 अक्टूबर 2020 को। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया और विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन भी किया गया। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT को पहला विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया। राजस्थान का पहला विशेष निवेश क्षेत्र किसे घोषित किया गया? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप को। BIT भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में अलवर जिले के 363 गांव शामिल हैं। दूसरा जो विशेष निवेश क्षेत्र है SIR है, ये जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में। खादी एवं ग्रामोद्योग की बात करें तो 1955 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठन किया गया। इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार दिलाना। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 1955 में। उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार दिलाना, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन में सहायता करना और दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ये था खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और लघु खादी परियोजना। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम और 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसके अंदर चाहिए। लघु खादी परियोजना 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका पूरा नाम था खादी एक पहल और बजट है इसका 50 लाख रुपए 2020-21 के बजट में इसको आवंटित किए गए हैं। राजस्थान में खनन की बात करें तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। 81 प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। टोटल खनिज जो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन अकेले राजस्थान से किया जाता है। और खनन की जो अनुमति है वो जो है वो ई ऑक्शन द्वारा दी जाती है, माइनिंग लीज। राजस्थान में खनिज उत्पादन में स्थिति क्या है? तो एकमात्र उत्पादक, यानी कि केवल राजस्थान ही जिसमें जो एकमात्र उत्पादक है, जिसका राजस्थान में ही केवल उत्पादन होता है, तो वो है सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ये 4 उत्पाद ऐसे हैं या 4 खनिज ऐसे हैं जिनका उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट।
सीसा जैसी वॉल, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। सीसा से सीसा, जैसे जस्ती, से सेलेनाइट और वॉल से वॉलेस्टोनाइट। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन यानी कि उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का हो तो वो है बाल क्ले, फास्फोरस, हरमच गैरू हरमच यानी कि गैरू, फेल्सपार और फायर क्ले। स्टीटाइल, स्टील ग्रेड एंड सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। लगभग पूरा उत्पादन यानी कि 90 से 95% का उत्पादन राजस्थान में होता है, वो है चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। लगभग 90 से 95% का उत्पादन राजस्थान से होता है चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। उत्पादन में अच्छी स्थिति है मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट में। राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई। ये राजस्थान राज्य का उपक्रम है। इसका उद्देश्य है खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करना, खनिजों की मार्केटिंग करना, लागत प्रभावी तकनीकी का उपयोग करना और खनन क्षेत्र के निकट स्थान का विकास करना। 4 केंद्र बनाए गए हैं। रॉक फास्फेट, ये है झामर कोटड़ा उदयपुर, जिप्सम के लिए बीकानेर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के लिए जोधपुर और लिग्नाइट के लिए जयपुर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 2015 में की गई। खनन कार्य वाले जिलों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा 2015 में खनन कार्य जिस जिलों में होता है उनके विकास के लिए ये शुरू किए गए थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस की बात करें तो अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ध्यान रखना, उपभोक्ता सबसे बड़ा है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और भारत में विश्व की कुल खपत का 5% तेल खपत हो जाता है। सबसे ज़्यादा चीन में, फिर सबसे ज़्यादा अमेरिका में, फिर चीन में और फिर भारत में। भारत कुल घरेलू खपत का 16% तेल उत्पादित जबकि 84% आयात करता है। मतलब जितने तेल की खपत होती है उसमें से मात्र 16% ही खुद उत्पादन करता है, बाकी 84% का जो है वो आयात करता है, बाहर से मंगवाता है। भारत में कुल कच्चे तेल उत्पादन 32 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। राजस्थान का योगदान इसमें 7 मिलियन मीट्रिक टन है प्रति वर्ष, यानी कि लगभग भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 22 से 23% उत्पादन जो राजस्थान में होता है। 32 मीट्रिक टन में से 7 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास राजस्थान जो उत्पादन करता है। बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। बॉम्बे हाई जो है वो 40% तेल का उत्पादन करता है, राजस्थान 22 से 23% तेल का उत्पादन करता है। तेल से राजस्थान को राजस्व जो है वो 2560 करोड़ रुपए का प्राप्त होता है। राजस्थान में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन 4 बेसिनों से किया जाता है, जो कि राज्य के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 4 बेसिन हैं, 14 जिलों में ये फैली हुई है। पहला बेसिन है जैसलमेर जिले में, जैसलमेर बेसिन अकेले एक ही जिले में है ये। प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन जैसलमेर बेसिन से होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन की शुरुआत इसमें 1994 से की गई थी। बाघेवाला से भारी तेल का उत्पादन किया जाता है। बाघेवाला कंपनी जो इस तेल का उत्पादन करती है वो है फोकस एनर्जी, और इसके जो क्षेत्र हैं प्रमुख वो हैं बाघेवाला, साधेवाला, तनोट, चिनेवाला, गमानेवाला, बकरीवाला, गोटारू, यानी कि टोटल जैसलमेर के सारे क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। दूसरा जो बेसिन है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसमें 2 जिले शामिल हैं, एक तो बाड़मेर और एक जालोर। इस बेसिन में 2 जिले शामिल हैं, बाड़मेर और जालोर, जिसका नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन। तेल सर्वाधिक उत्पादन होता है, यहाँ से 234 मिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन भंडारों की संभावना है। 38 तेल क्षेत्र मिले हैं, परंतु उत्पादन केवल 14 से ही किया जा रहा है। अभी 38 तेल क्षेत्रों में से कुल केवल 14 क्षेत्रों से उत्पादन किया जा रहा है। प्रमुख तेल
के जो कुएं हैं उनके नाम है मंगला, शक्ति, भाग्यम, ऐश्वर्या, बतायु, गुढ़ामलानी, शहीद तुकाराम, सरस्वती, कामेश्वरी और रागेश्वरी। सबसे पहले 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 29 अगस्त 2009 से। तेल कुएं का नाम है मंगला क्षेत्र। सबसे पहले इसका खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ और लगभग 1.15 लाख बैरल तेल प्रतिदिन यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। और इस क्षेत्र से गैस उत्पादन भी किया जा रहा है। और कंपनी जो है जो तेल का उत्पादन करती हैं वो 3-4 कंपनियां हैं। केयर इंडिया लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तीसरा जो बेसिन है वो है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन, और इस बेसिन के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं: हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और नागौर। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और नागौर। प्रमुख क्षेत्र जो है वो है पूनम। पूनम की बात हो रही है यहाँ पे। जो प्रमुख क्षेत्र है इस बेसिन का, बीकानेर नागौर बेसिन का, तो यह बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जिसकी खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड ने की थी। और यहाँ पर लगभग 30,000 बैरल तेल उत्पादन किया जा रहा है रोजाना। पूछा जा सकता है कि पूनम क्या है, तो ये बीकानेर नागौर बेसिन का एक तेल क्षेत्र है। चौथा है विंध्यन बेसिन। 6 जिले इसके अंदर शामिल हैं: हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, 4 और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। 4 तो हाड़ौती के हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा और चित्तौड़। उसके बाद है राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट। इसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता है इसकी। यह पंचपदरा बाड़मेर में स्थित देश का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिसमें की शुरुआत 16 जनवरी 2018 को की गई थी। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट में पहला जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो है पंचपदरा बाड़मेर में, और इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2018 को। राज्य सरकार की हिस्सेदारी है इसमें 26% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है, और HPCL की हिस्सेदारी है 74%। लागत है इसकी लगभग 43,129 करोड़ रुपए। ऋण इक्विटी का अनुपात है 2:1। 2 भाग ऋण लिया जाएगा और 1 भाग सरकार लगाएगी, यानी कि इसमें सरकार द्वारा 1 भाग दिया जाएगा और 2 भाग जो ऋण लिए जाएंगे। इस रिफाइनरी BS 6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। लेबर की बात करें तो 1 मई 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि की गई। अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी है 225 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 237 रुपये, कुशल के लिए 249 रुपये और उच्च कुशल श्रमिक के लिए 299 रुपये। 1 जुलाई 2020 से नई मजदूरी दर प्रभावी रहेगी और वो है अकुशल 252, अर्ध कुशल 264, कुशल श्रमिक 276 और उच्च कुशल श्रमिक 326 रुपये। ब्याज पुनर्भरण योजना। निर्माण श्रमिकों को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपए के ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण मंडल करेगा। प्रोत्साहन योजना। निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा सिविल सेवाओं में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। IAS प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए, RAS प्रत्येक के लिए जो निर्माण श्रमिक हैं उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्री जो होती है उसको उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। RAS प्री उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए, IAS उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए और RAS प्री उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये। ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना। निर्माण श्रमिक और उसके आश्रित बच्चों द्वारा IIT IIM में प्रवेश पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण मंडल द्वारा किया जाएगा। निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित बच्चों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर
2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख रुपए का, रजत पदक जीतने पर 8 लाख रुपए का और स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए का। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिकों के आश्रित बच्चों द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बोर्ड परिणामों में 10 प्रथम स्थान पर 10 छात्रों को 1 लाख रुपए प्रति छात्र के रूप में दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रथम 10 छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। रोजगार की बात करें तो रोजगार में मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना, राजस्थान बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है। तो 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4,000 रुपये जो है अब बेरोजगारी भत्ता। SC ST महिला, दिव्यांग और थर्ड जेंडर को 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। स्नातक होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 30 साल तक, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और परिवार की आय 2 लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 साल के लिए मिलेगा तथा स्वरोजगार या फिर रोजगार प्राप्त करने तक जो भी पहले हो दिया जाएगा। यानी कि या तो अधिकतम 2 वर्ष तक दिया जाएगा या फिर या तो खुद का रोजगार शुरू कर दे या फिर कोई रोजगार उसको नहीं मिल जाता है तब तक, दोनों में से जो पहले हो उसके लिए दिया जाएगा। 3 महीने का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रति दिन इंटर्नशिप करवाई जा रही है। इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। राजीव गांधी युवा कोर का गठन, इसमें बजट में इसकी घोषणा की गई और 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की स्थापना, युवा मित्रों का चयन किया जाएगा जिनका कार्य रहेगा सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 50,000 महिला पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर्स भी बनाए जाएंगे। मॉडल कैरियर सेंटर MCC 16 मॉडल कैरियर सेंटर बनाए जाएंगे। कैरियर संबंधी परामर्श देने के काम आएंगे। 3 मॉडल कैरियर सेंटर अभी तक बनाए जा चुके हैं, भरतपुर, बीकानेर और कोटा में। राज कौशल पोर्ट 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य कौशल पोर्टल। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, इस निगम के द्वारा राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड चलाया जाएगा। आजीविका पर मिशन स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बनेगा। RSLDC द्वारा क्रियान्वित योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं? राजस्थान सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका नाम बदल करके रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम कर दिया गया। ये है भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती मॉडल पर आधारित है। रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका नाम बदल दिया गया रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। यह भर्ती, उसको प्रशिक्षण देना और तैनाती करवाना, ये इस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई। कॉलेज स्तर पर कौशल विकास करना और 17 से 30 वर्ष की आयु के लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस योजना का नाम बदल करके इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। इसका है स्वरोजगार उत्पन्न करना, महिलाओं और युवाओं के लिए ये योजना है और 15 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए, और प्रशिक्षण इसमें फ्री है। दूसरा है समर्थ, सबसे गरीब वंचित समुदाय और भिखारियों को लाभ पहुंचाने हेतु समर्थ योजना शुरू की गई और 15 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। सवाल यदि इस तरीके से पूछा जाए कि सक्षम और समर्थ योजनाएं किससे संबंधित है, तो कौशल विकास से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ये जो 2 भागों में बांटी थी, नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 भागों में बांटा था। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, इसको सक्षम नाम दिया, और दूसरा जो है समर्थ, गरीब बच्चों के लिए और वंचित समुदाय और भिखारियों को लाभ पहुंचाने हेतु ये समर्थ, तो दोनों मिलाकर के कौशल विकास से संबंधित है ये। अब राजस्थान सरकार द्वारा पोषित योजनाएं थी, अब है भारत सरकार द्वारा पोषित योजनाएं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDUGKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत की गई। दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY,
तो ये कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और ये PMKVY 2.0 और 3.0। 2.0 तो मार्च 2020 से शुरू किया गया और ये जनवरी 2021 से शुरू किया गया। उसके बाद है संकल्प योजना। ये विश्व बैंक द्वारा समर्थित योजना है और केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 का हिस्सेदारी है, 60:40 की। तो ये था आर्थिक समीक्षा 2020-21 का निचोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है और इसमें से आराम से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यदि वीडियो को आपने स्किप नहीं किया, अंत तक देखा है, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।